नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का यूपीएससी लर्निंग पॉइंट ऑफिशियल पर स्वागत है। दोस्तों, हम पीवाईक्यू एक्सप्रेस सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जिसके तहत हम यूपीपीसीएस मेंस के अभ्यर्थियों की विशेष डिमांड पर यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्नों का, यूपीपीसीएस मेंस के प्रश्नों का विस्तृत सॉल्यूशन और डिस्कशन करते हैं। आज हमारा डे 2 है। यह सीरीज यूपीएससी व राज्य सिविल सेवाओं की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन करने वाले अभ्यर्थियों के हेतु समान रूप से उपयोगी है। हम इसके तहत अभी यूपीपीसीएस के प्रश्नों को ले रहे हैं, बाद में हम यूपीएससी के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, हमें या हमारी सीरीज को क्यों फॉलो करें, तो हमारा ये प्रयास निःशुल्क मेंस आंसर राइटिंग का है, जिसके लिए आप हज़ारों रुपये के बैच ज्वाइन करते हैं। यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पे आपको वास्तविक गाइडेंस दिया जाएगा, मेंस लिखने के अनुभव पर आधारित गाइडेंस। कोई भी चीज़ आपको मेंस में जैसी करनी है वैसा यहाँ पे बताया जाएगा। वेल रिसर्च के साथ आपको एकदम ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा। वैल्यू एडिशन के ढेर सारे पॉइंट आपको मिलेंगे, जिससे कि आप अपने आंसर को इफ़ेक्टिव बना सकते हो और सफलता सुनिश्चित कर सकते हो। दोस्तों, हम क्रिएटिव माइंड मैपिंग का ज़रूरत होती है वहाँ यूज़ करते हैं, जिससे कि आप मेमोराइज़ कर सकते हो, अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। और इन वीडियोस की फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम आईडी यूपीएससी लर्निंग पॉइंट पर मिल जाएगी, जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न है, राज्यसभा की विशिष्ट विधायी शक्तियाँ क्या हैं, विवेचना कीजिए। दोस्तों, इस प्रश्न में राज्यसभा की विशिष्ट विधायी शक्तियों की बात की गई है। तो किसी भी प्रश्न को हम भूमिका, मेन बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इस प्रश्न में मेन बॉडी जो होती है उसमें एक ही डायरेक्शन, एक ही डिमांड देखने को मिलती है, वो राज्यसभा की विशिष्ट विधायी शक्तियों की है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न की फॉर्मेटिंग क्या होगी, फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग सबसे पहला होगा आपका भूमिका। भूमिका में हम इस बात को स्पष्ट करेंगे कि भारत में, भूमिका में इस प्रकार से लिखेंगे, आप देख सकते हो, साथ में लिखने का अभ्यास भी कर सकते हो। भारत में द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। जिसमें निम्न या लोकप्रिय सदन के रूप में लोकसभा के साथ ही उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का गठन किया गया है। राज्यसभा का गठन किया गया है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ 2 सदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था के तहत हमने 2 सदन, एक तरफ निम्न सदन के रूप में लोकसभा और दूसरी तरफ उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का गठन किया है। इसके बाद हम इस बात को लिखेंगे कि सामान्य विधायी प्रक्रिया में दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है, परंतु कुछ मामलों में राज्यसभा को विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं।
शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ यानी मेन बॉडी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चाहे तो आप इसको भूमिका को थोड़ा सा और कम में लिख सकते हैं, चाहे तो इस पार्ट को ही लिख सकते हैं या इस पार्ट को ही लिख सकते हैं तो भी चलेगा। इसके बाद मेन बॉडी पार्ट में हम आते हैं। राज्यसभा की विशिष्ट विधायी शक्तियों की बात करते हैं तो हेडिंग डालते हैं राज्यसभा की विशिष्ट विधायी शक्तियाँ। तो दोस्तों राज्यसभा की विशिष्ट विधायी शक्तियाँ क्या हैं? पैरेलल में आप साथ में थिंकिंग करते रहिए, पॉइंट अपने आप से निकालते रहिए और हम यहाँ पे आपके समक्ष पॉइंट रख भी रहे हैं। जो सबसे पहला और सबसे विशिष्ट शक्ति है वो है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। संविधान के आर्टिकल 312 के तहत जो है, अनुच्छेद 312 के तहत संविधान के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की व्यवस्था की गई है। इसके तहत राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति प्राप्त है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को किसी अखिल भारतीय सेवाओं के गठन हेतु स्वीकृत करती है। तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित करे तो संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है, सृजन हेतु सशक्त हो जाती है। उदाहरण देखें अगर तो हमारे जो भारतीय वन सेवा है, IFS है, यानी कि भारतीय वन सेवा है, भारतीय वन सेवा, इसका गठन राज्यसभा के विशेष प्रस्ताव के माध्यम से 1966 में भारतीय संसद द्वारा किया गया था। 1966 में गठित। दोस्तों इसमें जो प्रक्रिया होती है वो ऐसी होती है कि राज्यसभा अगर उसे फील हो, यह महसूस हो कि किसी अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करना है तो एक प्रस्ताव पारित करेगी जो कि 2/3 बहुमत से पारित करेगी। इसके बाद उस सेवाओं के गठन हेतु संसद में पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए तो वे सेवा गठित की जाती है। हमारा IFS का जो गठन हुआ 1966 में, उसमें इस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया। दोस्तों कई बार जो IAS और IPS है, इस सर्विसेज को हम ये मानते हैं कि ये संविधान के निर्माण के साथ ही इसका गठन किया गया था, परंतु इसे भी आर्टिकल 312 के सब सेक्शन 2 के तहत IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस व IPS को भी मान्यता प्रदान की गई है, परंतु ये 1951 में ही ऐसा किया गया था। दोस्तों अभी वर्तमान में एक विषय चर्चा में रहता है जिसमें यह है कि हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, अगर हम इसे संबंधित एक पॉइंट डालें इन न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ कह दें, या फिर ऐसे समझें कि वर्तमान में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के गठन का प्रस्ताव। कई बार हमारे न्यूज़ मीडिया व विचारकों, विद्वानों के द्वारा इस विषय पे डिस्कस किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, इसके तहत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन हेतु राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित कर नई सेवा के गठन की बात की जाती है। दोस्तों ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। दोस्तों हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है राज्य सूची के विषय पर। राज्य सूची के
विषय पर संसद को विधायी अधिकार प्रदान करना, को विधायी शक्ति प्रदान करना। दोस्तों हम यहाँ पॉइंट को थोड़ा सा लंबे एक्सप्लेनेशन के साथ समझ रहे हैं, ताकि जब कभी भी एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आएँ या फिर प्रीलिम्स आप दे रहे हों या मेंस के कोई और प्रश्न लिख रहे हों, तो इन सारे उदाहरणों को आप वहाँ पे लिख सकते हो। इसलिए हम यहाँ पे आपको डिटेल के साथ समझाने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, राज्य सूची के विषय पर संसद को विधायी शक्ति प्रदान कर। दोस्तों इसके तहत अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करें तो किसी विषय जो कि राज्य सूची पर आधारित है या राज्य सूची में है, जो कि राज्य सूची में है, उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाएगा तो उस राज्य सूची के विषय पर अब विधि निर्माण की शक्ति जो है वह संसद द्वारा यूज की जाएगी या उपयोग की जाएगी, यानी कि संसद द्वारा विधि निर्माण। दोस्तों इसको हम समझाते हैं, इस पॉइंट को आपको। अगर राज्य सूची के किसी विषय पर ऐसी राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को ऐसी शक्ति प्रदान करती है तो इसकी वैलिडिटी क्या रहती है? तो इसकी वैलिडिटी जो रहती है वह 1 साल की वैधता होती है। 1 वर्ष की अवधि हेतु ऐसा किया जाता है। अब 1 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद में अगर राज्यसभा चाहे तो राज्यसभा द्वारा पुनः जो है ऐसा प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा 2/3 बहुमत से। मान लीजिए राज्यसभा ने पुनः प्रस्ताव पारित कर दिया गया तो 1 साल की कार्यकाल और बढ़ जाएगा, 1 साल की अवधि और बढ़ जाएगी संसद द्वारा उस विषय पे विधि निर्माण की। फिर से करेगा तो जब तक राज्यसभा चाहे तब तक हर साल पर ऐसा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधायन की शक्ति प्रदान करता रहे। लेकिन जो राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाएगी उसकी अवधि क्या होगी? यानी कि संसदीय विधायन की अवधि। संसदीय विधायन की अवधि क्या रहेगी? तो संसद जो विधि यानी विधि का निर्माण करेगी उसकी जो अवधि है दोस्तों वह इस प्रस्ताव के प्रवर्तन में ना रहने, यानी जब प्रस्ताव की अवधि समाप्त होती है उसके बाद 6 माह तक रहेगी। यानी इसको ऐसे कह सकते हैं, प्रस्ताव या संकल्प के प्रवृत्त न रहने के 6 माह बाद तक, यानी कि जिस दिन यह प्रस्ताव या संकल्प की अवधि समाप्त होती है उसके बाद 6 माह तक इसकी वैलिडिटी होगी। उसके बाद जिन विषयों पर संसद को जो राज्य सूची के विषय पर थे जिन पे संसद विधि निर्माण नहीं कर सकती है वो प्रावधान शून्य घोषित हो जाएंगे या उन प्रावधानों पर राज्यों को शक्ति पुनर्बहाल कर दी जाएगी। यानी अब राज्य चाहें तो उन प्रावधानों पर इस अवधि के बाद अगर कानून बनाए तो संसदीय कानून से असंगतता की स्थिति में राज्य सूची के विषय होने पे राज्यों को वरीयता मिलेगी, यानी राज्य कानून को वैलिडेट सर्वोच्च न्यायालय करेगी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है तीसरा पॉइंट, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना। तीसरा पॉइंट है उपराष्ट्रपति को पद से हटाना। उपराष्ट्रपति को पद से हटाना। दोस्तों उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें राज्यसभा को विशेष शक्ति प्राप्त है। जब कभी भी इस टॉपिक को समझते हैं, जब कभी भी उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाए तो केवल और केवल जो प्रस्ताव होगा
वह केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में नहीं। राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे प्रस्तुत करने के पूर्व 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस भी दिया जाता है, राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है, और जो प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा उस पर प्रभावी या विशेष बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक है। जब राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगी, इसके बाद ये जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा में क्या होगा, संकल्प का अनुमोदन साधारण बहुमत से, अनुमोदन साधारण बहुमत से अनुमोदन यदि लोकसभा साधारण बहुमत से अनुमोदन करती है तो इसके बाद में जो उपराष्ट्रपति है उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आर्टिकल 67B संविधान के अनुच्छेद 67B में वर्णित की गई है। ये प्रक्रिया इस आर्टिकल में वर्णित की गई है। ठीक। अब हमारे सामने नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है फोर्थ पॉइंट। ठीक है दोस्तों, फोर्थ पॉइंट हमारे सामने है, वो है आपातकाल की घोषणा। आपातकाल की घोषणा। आप सभी जानते हैं कि आपातकाल की घोषणा जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मंत्रिपरिषद की सलाह पे की जाती है। लेकिन यदि आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो उसके 1 महीने के पहले, एक निश्चित समय अवधि के पहले दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होती है। लेकिन ऐसी केस हो जब लोकसभा भंग हो या सत्र में ना हो, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में राज्यसभा को विशिष्ट अधिकार प्राप्त हो जाता है। राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर आपातकाल को अनुमोदन दिया जाता है। अब जब नई लोकसभा या फिर लोकसभा का सत्र प्रारंभ होगा तब लोकसभा इस प्रस्ताव को अनुमोदित करेगा। उसके पहले राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा ही आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में बनी रहती है। तो ये हमने देखा राज्यसभा की विशिष्ट विधायी शक्तियों में। सबसे पहला पॉइंट आपके समक्ष है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का पॉइंट, जिसमें जब चाहे तो नई भारतीय सेवाओं का सृजन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके कर सकती है। दूसरा, राज्य सूची के विषय पर संसद को विधायी शक्ति प्रदान करने की बात, राज्यसभा जब 2/3 बहुमत से चाहे तो किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और उस पर विधायन की शक्ति संसद को प्राप्त हो जाती है। तीसरा पॉइंट है उपराष्ट्रपति को पद से हटाना। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें राज्यसभा को विशेष रूप से महत्व प्रदान किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपातकाल की उद्घोषणा जब लोकसभा भंग हो या सत्र में ना हो तो ऐसे समय में राज्यसभा द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा अनुमोदन किया जाता है। अब ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। अब दोस्तों इस प्रश्न को कैसे कंक्लूड करेंगे, ये बहुत बड़ी चिंता कहें या दुविधा कहें कि इस प्रश्न को कंक्लूड करने की। तो कंक्लूजन दोस्तों आपको मेंस के उत्तर लेखन के समय कंक्लूजन, भूमिका, ये सब हेडिंग नहीं डालना है। हाँ, आप इन हेडिंग को डाल सकते हैं कि राज्यसभा के विशिष्ट विधायी शक्तियाँ इत्यादि। तो कंक्लूजन में हम ऐसा कह सकते हैं, राज्यसभा को भारत में
या कह दें कि भारतीय संघीय ढांचे में, भारतीय संघीय ढांचे में राज्यों के हितों की रक्षा हेतु, राज्यों के हितों की रक्षा हेतु, हितों की रक्षा हेतु विशिष्ट शक्तियां एवं प्राधिकार, विशिष्ट शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान किया गया है, प्रदान किया गया है। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन हो सकता है। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से राज्यसभा को भारतीय संघीय ढांचे में राज्यों के हितों की रक्षा हेतु विशिष्ट शक्तियां एवं प्राधिकार प्रदान किया गया है। तो ये प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। तो हम